नमस्कार। मैं पुनः भारत में लोक व्यय का चैप्टर पर जो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे उसका लास्ट जो बचा हुआ है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पढ़ना है। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे बिंदु है, लेकिन आपके लिए उपयोगी और जो कोर्स ऑफ स्टडी में दिया हुआ है वह है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, लोक व्यय प्रबंध। इस पर आज हम लोग चर्चा करके और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। यानी हम लोग इस चैप्टर में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। छात्रों, देश में गैर विकास व्यय में लगातार वृद्धि से 1980 के दशक में राजकोषीय स्थिति में निरंतर गिरावट आई है और 1991-92 में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1980 के दशक में राजकोषीय असंतुलन के सभी सूचकों से स्पष्ट था कि वित्तीय व्यवस्था में असंतुलन बढ़ रहा है। राजकोषीय असंतुलन पर विचार करने के लिए जिन असंतुलनों पर गौर किया जाता है वे मुख्य रूप से है राजस्व घाटा, जिसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, और दूसरा है सकल राजकोषीय घाटा, जिसे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। राजस्व घाटे से तात्पर्य रेवेन्यू व्यय के रेवेन्यू पर प्राप्तियों पर आधिक्य होता है। दरअसल रेवेन्यू घाटा संपूर्ण वित्तीय असंतुलन को प्रकट नहीं करता। इसके विपरीत राजकोषीय घाटा सरकार के कुछ प्राप्तियों पर उसके व्यय के आधिक्य के बराबर होता है। लोक व्यय प्रबंध के पक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। 1951 की अवधि, जिसे सुधार अवधि कहा जाता है, 1951 नहीं, 1991 की बाद की अवधि, जिसे सुधार अवधि कहा जाता है, में लोक व्यय प्रबंधन का औचित्य इस बात पर निर्भर करता था कि राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता पैदा कर दी थी। सरकार के नीति निर्धारकों ने केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा कम करने के लिए 3 प्रकार के तर्कों का सहारा लिया था। नीति निर्धारक केंद्र सरकार के राजकोषीय और राजस्व घाटे के स्तरों पर चिंतित थे। 1985-90 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 7.55% था, जबकि राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.37% था। नीति निर्धारकों की सर्वप्रथम मान्यता यह थी कि राजकोषीय घाटे से अनिवार्य रूप से समस्याएं पैदा होती है और यह मुद्रास्फीति के साथ साथ विदेशी खातों में असंतुलन का भी कारण होता है। द्वितीय, राजकोषीय घाटे के द्वारा निजी क्षेत्र में निवेश कम हो जाने की पूरी संभावना रहती है। तृतीय, राजकोषीय घाटे से लोक ऋण जमा होता जाता है और सरकार के व्यय संबंधी दायित्वों में वृद्धि होती है, जिन दायित्वों को पूरा कर पाना सरकार के लिए सहज नहीं होता। यद्यपि इन तर्कों पर हमेशा विवाद रहा है तथा अनेक अर्थशास्त्रियों ने इनकी सत्यता पर संदेह व्यक्त किया है।
तथापि केंद्र सरकार ने सुधार अवधि में राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयास किए। इस घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार यदि चाहती तो सही कराधान नीति को अपना सकती थी, लेकिन सरकार ने कर सुधारों की ओर अधिक ध्यान दिया और फलस्वरूप राजकोषीय घाटे को ठीक करने का मुख्य भार लोक व्यय प्रबंधन पर आ पड़ा। सरकार यदि चाहती तो काली आय पर कर लगाकर राजकोषीय घाटे को पूरा कर सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि देश में काली आय संपन्न वर्गों के पास होती है, जिसे ब्लैक मनी कहा जाता है, और यही वर्ग सरकार की राजस्व नीति को निर्धारित करने में सक्षम है। छात्रों, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लोग को कम करना, लोअरिंग रेशियो ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू जीडीपी, यह भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। किसी भी स्फीति अर्थव्यवस्था में लोक व्यय में निरपेक्ष रूप से कमी कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसी नीति पालन करते हुए सरकार अक्सर इस बात की उपेक्षा कर देती है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से क्या सही है। खेदजनक बात यह है कि सरकार अपने नौकरशाही और राजनीतिज्ञों की फिजूल खर्ची पर कोई रोक नहीं लगाती, लेकिन विकास व्यय में कटौती करती है। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि लोक व्यय को कम करने के लिए सरकारी तंत्र को छोटा किया जाए, परंतु सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। वस्तुतः जब लोक व्यय का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात गिरता है तो ऐसा सरकार की ओर से ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण जैसी नीतियों पर व्यय में कटौती से होता है। कुल मिलाकर इस समय सरकार की व्यय नीति में विवेकहीनता और दिशाहीनता दिखाई पड़ती है। 1915-16 में समस्त लोक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 29.0% था, जो लगभग 1990-91 के स्तर पर ही था। 2016-17 में समस्त लोक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 29.3% अनुमानित था। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने विकास संबंधी पूंजी व्यय में कमी न करे, परंतु केंद्रीय सरकार ने 1990-91 की तुलना में 2016-17 में पूंजीगत व्यय में कमी की है, जहां 1990-91 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% था। वहां 16-17 में यह घटकर मात्र 1.8% रह गया था। इसका तात्पर्य यह है कि लोक व्यय में कमी करने का दबाव विकास कार्यों पर पड़ रहा है, जो भविष्य में आर्थिक विकास की अनिवार्यताओं को देखते हुए उचित नहीं है। छात्रों, सरकार की ओर से सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय में वांछनीय सुधार नहीं हुआ है। फलस्वरूप शिक्षा और स्वास्थ्य में जो तेजी से सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर भी वांछनीय व्यय नहीं किया जा रहा है। इस सब का कुल मिलाकर दुष्प्रभाव ग्रामीण वर्ग के निर्धन लोगों पर पड़ा है। गरीबी और भूखमरी से
तंग आकर देश के कुछ हिस्सों में निर्धन लोग आत्महत्या कर रहे हैं। छात्रों, अर्थ सहायता में कटौती, कैटलिंग सब्सिडाइज। 1990-91 में प्रत्यक्ष अर्थ सहायता का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 2.2% था। खाद्य उर्वरक और निर्यातों पर दी जाने वाली प्रत्यक्ष अर्थ सहायता 1996-97 में कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% रह गई थी। इसके बाद के 5 वर्षों में अर्थ सहायता इसी स्तर पर घटती बढ़ती रही। 1992 में निर्यात पर अर्थ सहायता को समाप्त कर दिया। 2007-8 में अर्थ सहायता सकल घरेलू उत्पाद की 1.4% थी, जो 16-17 में और बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% हो गई। परंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं लगता। वस्तुतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अत्यंत सस्ती कीमतों पर अनाज दिया जा रहा है, जिससे खाद्य सहायता और बढ़ गई है। उर्वरकों पर अर्थ सहायता में कटौती का अर्थ यह है कि किसानों को अंततः इनकी बढ़ी हुई कीमतें देनी होगी। इससे कृषि विकास में बाधा पड़ेगी। छात्रों, पब्लिक एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट का मुख्य जो भाग है वह है न घटने वाले ब्याज के भुगतान। सरकार के रेवेन्यू खर्च में सबसे बड़ा तत्व ब्याज का भुगतान है। यह पिछले वर्षों में बड़ी मात्रा में लिए गए लोक ऋण पर दायित्व है। सरकार को यदि वित्तीय असंतुलन ठीक करना है तो ब्याज के भुगतान में कटौती करनी होगी, जिसके लिए यह जरूरी है कि लोक ऋण की मात्रा कम की जाए। परंतु इस संबंध में सरकार की निष्पत्ति निराशाजनक रही है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान 1985 से 90 के बीच औसतन 3.2% से बढ़कर 1990-95 के बीच औसतन 4.1%, 2000 से 2001 में 4.7% हो गए। 16-17 में ब्याज भुगतान सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% के बराबर थे। इस स्तर पर ब्याज के भुगतान का अभिप्राय यह है कि औसतन सरकार की रेवेन्यू प्राप्ति का 40% से अधिक इसी मद पर खर्च होता है। 2016-17 में ब्याज के दायित्व समस्त कर प्राप्तियों के 44.4% थे। तात्पर्य यह है कि जब तक सरकार लोक ऋण में कमी करके अपने ब्याज दायित्व को नहीं कम करती, तब तक इसके लिए विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं होगा। अभी तक सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान संबंधित दायित्वों में कमी करने के प्रयास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं दिखाई पड़ती। जब तक सरकार इस दिशा में साफ साफ निर्णय लेकर काम नहीं करती, तब तक उनके ब्याज संबंधी दायित्वों में पर्याप्त कमी आना संभव नहीं है। छात्रों, भारत में लोक व्यय के मैनेजमेंट यानी प्रबंध की चर्चाएं अभी हम लोगों ने किया और मुख्यतः मुख्य बिंदुओं पर थोड़े शब्दों में आपको समझने के लिए
यह प्रकाश डाला गया। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैनेजमेंट, लोक व्यय में मैनेजमेंट के लिए जो चर्चाएं की गई वह पर्याप्त ही नहीं है, बल्कि इसको और अच्छे ढंग से इस लोक व्यय को प्रबंध करने के लिए नई नई टेक्निक, नई नए सुझाव, नई नए प्रावधान सरकार ने की है या अभी भी करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पब्लिक एक्सपेंडिचर को अधिक से अधिक कैसे इसका उपयोग किया जाए और इसका लाभ देश को, समाज को और भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले लेबरर्स हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर के से संबंधित जितने भी हैं वगैरह वगैरह को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इस पर भिन्न भिन्न सुझावें, भिन्न भिन्न सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। लेकिन आप लोगों को समझने के दृष्टिकोण से यह इतना पर्याप्त माना गया है। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज की कक्षाएं समाप्त होती है। पुनः हम लोग दूसरे दिन दूसरे चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद।